नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का 17वां पार्ट। इसके बाकी के 16 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का 17वां पार्ट। तुम दोनों को झगड़ा करते देखकर मुझे बहुत बुरा लगा देवा और मिन्नू। फकीर बाबा का गंभीर स्वर उनके कानों में पड़ा। 3 जन्म पहले के झगड़े की परछाइयां धुंधली नहीं हो पा रही है, और तुम दोनों हर जन्म में झगड़ा करके एक दूसरे को मारकर मर जाते हो। इस अंतहीन सिलसिले का अंत कर दो अब तो। मेरे हाथ पांवों को बेजान तुमने किया है पेशीराम, देवराज चौहान ने पूछा। हाँ देवा, मैंने ही तुम दोनों की लड़ाई को रोका है। लेकिन क्यों? देवराज चौहान की आवाज में गुस्सा था। तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझे गलत कहो। ये लड़ाई तो तुम दोनों 2 मिनट बाद भी कर सकते हो। क्या मतलब? मोना चौधरी के होंठों से निकला। फकीर बाबा ने अपना हाथ हवा में लहराया कि दोनों के बेजान शरीर ठीक हो गए, हरकत में आ गए। देवराज चौहान जल्दी से उठा। मोना चौधरी ने भी खुद को संभाला। अपनी रिवॉल्वर वापस रख लो, जरूरत पड़े तो मेरे जाने के बाद बेशक निकाल लेना। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने रिवॉल्वरें जेबों में रख ली। कहो पेशीराम, देवराज चौहान बोला। क्या कहना चाहते हो? ये 2 महीने का वक्त तुम दोनों के लिए ठीक नहीं। सितारे अपना बुरा खेल खेलने की जिद पकड़े हुए हैं, और देवा, ये वक्त तो खास तौर से तुम्हारे लिए बुरा है। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन फिर भी तुम मिन्नों के सामने पड़ गए। तुम क्या कहना चाहते हो पेशीराम? मोना चौधरी कह उठी। मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा, लेकिन तुमने भी मेरी बात नहीं मानी मिन्नो। सच भी है, जिस इंसान को पहले जन्म में तुम दोनों ने पेटी उठाकर घर घर जाकर लोगों की शेव करते और बाल काटते देखा हो, उसकी परवाह भी क्यों करोगे? ऐसी बात मत कहो पेशीराम, मैं तुम्हारी पूरी इज्जत करता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। उस जन्म में भी करता था। ऐसा होता तो मेरे कहने पर तुम रुक जाते, मिन्नों से झगड़ा ना करते। ये जुदा मामला है। बात करो पेशीराम, मोना चौधरी कह उठी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने पर तुम लोग झगड़ा रोकोगे नहीं। तुम में से कोई मर गया तो श्राप और लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि फिर तुम्हारे अगले जन्म का इंतजार करूं। ये 2 महीने का बुरा वक्त मैं किसी तरह निकाल देना चाहता हूं, फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम दोनों को नहीं मालूम कि गुरुवर इस वक्त भारी परेशानी से गुजर रहे हैं। देवराज चौहान और मोना चौधरी चौंके। क्या? देवराज चौहान के होंठों से निकला। पेशीराम, मोना चौधरी के होंठ भींच गए। मैं गुरुवर की शक्तियों से बहुत हद तक वाकिफ हूं। उन्हें कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। वो तो दूसरों की परेशानियां दूर करते हैं। तुम ठीक कहती हो मिन्नू, लेकिन इस वक्त गुरुवर के हाथ बंधे हुए हैं। वो बहुत ही खास यज्ञ में व्यस्त हैं। ऐसे में अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ से पहले गुरुवर ने अपनी समस्त शक्तियां समेटकर एक बॉल के रूप में कहीं छिपा दी हैं। वो यज्ञ को भंग करके गुरुवर को हानि दे सकता है, और वो गुरुवर के यज्ञ को भंग करने के साथ साथ गुरुवर की शक्तियों को भी खोज रहा है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो शायद गुरुवर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता पेशीराम, मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम गुरुवर की सहायता क्यों नहीं करते? देवराज चौहान कह उठा। तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी क्या था। आज मेरे पास जो भी शक्तियां हैं वो सब गुरुवर के बताए रास्ते पर चलकर ही हासिल कर पाया हूं। शिक्षा देने से पहले ही गुरुवर ने मुझसे गुरु दक्षिणा ले ली थी। क्या? गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा था कि उनकी इच्छा के बिना मैं कभी भी उनकी सहायता नहीं करूंगा, उनके कामों में दखल नहीं दूंगा। मैंने हाँ कर दी, और अब गुरुवर यज्ञ में व्यस्त हैं। उनकी इच्छा नहीं जान सकता, सहायता के लिए आगे नहीं आ सकता। कौन गुरुवर को परेशान कर रहा है? मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। सब बातें मैं अभी नहीं बता सकता, फकीर बाबा ने कहा। आगे की बात आराम से होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम दोनों गुरुवर की परेशानी दूर करने को तैयार हो, या तुम्हारे लिए अपना झगड़ा जरूरी है? देवराज चौहान और मोना चौधरी की चुनौती भरी नजरें मिली। इस काम में तुम दोनों को हार जीत का भी मौका मिलेगा, फकीर बाबा ने कहा। कैसा मौका? मोना चौधरी ने पूछा। इसके बारे में वक्त आने पर बताऊंगा। मैं गुरुवर की परेशानी दूर करने को तैयार हूं पेशीराम, देवराज चौहान ने कहा। मेरे साथी भी मेरे साथ होंगे।
मुझे कोई ऐतराज नहीं देवा, अगर तुम्हारे साथी भी साथ चलें। मैं भी तैयार हूं, मोना चौधरी बोली। महाजन और पारसनाथ को मैं साथ ले जाऊंगी। फकीर बाबा मुस्कुराया। सहमति से उसने सिर हिला दिया। पेशीराम, नगीना को वापस मुंबई भेज देता हूं। देवा, फकीर बाबा ने टोका। नगीना की गृहस्थी तेरे इस बुरे वक्त में तेरा बहुत साथ देगी। नगीना बेटी के सितारे तेरे को डूबने से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी राय में नगीना को साथ ले चलना ठीक होगा। चंद पलों की सोच के पश्चात देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। नगीना कौन है पेशीराम? फकीर बाबा ने मोना चौधरी को देखा, फिर शांत स्वर में कह उठा, देवा की इस जन्म की पत्नी है। ओह, मोना चौधरी के दांत भिसते गए। इसका मतलब वो ही इस वक्त महाजन के घर पर मौजूद है। तभी पेशीराम ने हाथ उठाकर खास अंदाज में घुमाया। उसी पल देखते ही देखते देवराज चौहान और मोना चौधरी रुई जैसी धुंध में बदलकर लुप्त हो गए। इसके साथ ही फकीर बाबा भी धुंध के रूप में हवा में गुम होता चला गया। इत्तेफाक से रात के इस वक्त कोई भी ये सब ना देख पाया। मैंने पहले ही कहा था ये मुंह नहीं खोलेगा, सोहनलाल कठोर स्वर में कह उठा। ये उजड़ा सा पार्क था। रात तो क्या, दिन में भी यहाँ कोई नहीं आता था। पारसनाथ पर चारों ने आसानी से कब्जा पाया और उसे यहाँ लाकर मोना चौधरी के बारे में पूछने लगे कि वो कहाँ रहती है। पारसनाथ तो वो पत्थर था जिसकी मर्जी के बिना मुंह नहीं खुलवाया जा सकता था। तगड़ी से तगड़ी यातना दी गई पारसनाथ को। चाकू की नोक से उसके शरीर को उधेड़ा गया, परंतु पारसनाथ ने मोना चौधरी के बारे में कुछ नहीं बताया। हाथ पांव बांध रखे थे पारसनाथ के। ये हमारी बातों का जवाब ना दो तो हम अभी बढ़ दो हो इसको। सोच लो पारसनाथ, गुर्रा उठा जगमोहन। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त है। क्यों खामखा मरेला बाप, मोना चौधरी का ठिकाना बताएला। बेकार की कोशिश कर रहे हो। पारसनाथ ने सपाट कठोर स्वर में कहा, मुझसे कुछ नहीं मालूम हो सकेगा। महाजन कहाँ रहता है? जगमोहन ने भीचे स्वर में पूछा। मेरे मुंह से ये भी नहीं जान सकोगे। अब भी बढ़ो इसको, बांकेलाल राठौर ने खतरनाक स्वर में कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। भंवर सिंह, इस आवाज के साथ ही सबने चौंक कर गर्दनें घुमाई। कुछ फासले पर फकीर बाबा खड़ा था। ओ पेशीराम तम, बांकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। सलाम पेशीराम, रुस्तम राव कह उठा। लाड़ो कैसा होएला? ठीक है बेटे, उसकी आंखें तो तेरे ही इंतजार में लगी रहती है, फकीर बाबा ने कहा। लाड़ो और इन सब के पहले जन्म की चंद और बातें जानने के लिए पढ़े उपन्यास ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। गुलचंद कैसा है तू? तेरा नशा तो हर जन्म में चलता है, पेशीराम कह उठा। उसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। जग्गू, फकीर बाबा ने कहा, तू हर जन्म में देवा का साथ देता है, बेशक वो गलत ही हो। मेरी निगाह में देवराज चौहान गलत नहीं होता पेशीराम, जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। तभी फकीर बाबा ने पारसनाथ के बंधनों को देखा। उसी पल बंधन खुल गए। खड़ा हो जा परसों, फकीर बाबा ने कहा। पारसनाथ खड़ा हो गया। यातनाओं के कारण वो खुद को कमजोर सा महसूस कर रहा था। फकीर बाबा ने उसकी तरफ हाथ किया तो पलक झपकते ही उसके सारे घाव गायब हो गए और वो बिल्कुल सामान्य नजर आने लगा। पारसनाथ ने अपने शरीर को देखा, फिर फकीर बाबा को। मुझे तुम्हारी शक्तियों का एहसास है पेशीराम। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। तुम बिना वजह हमारे पास नहीं आए होंगे पेशीराम, जगमोहन कह उठा। ठीक समझे जग्गू, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं। अब भी मारो वक्त ना आयो जो तोड़ने के वास्तु आ गए हो। पेशीराम के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। देवा और मिन्नों के कहने पर मैं तुम सबको लेने आया हूं। जो नहीं चलना चाहेगा उसे नहीं ले जाऊंगा। देवराज चौहान? जगमोहन चौका। कहाँ है देवराज चौहान? तुम मोना चौधरी की बात कर रहे हो पेशीराम? पारसनाथ के होठों से निकला। हाँ, दोनों जहां हैं एक साथ ही हैं। मैं तो उनका कहा मान रहा हूं। सब चलना चाहते हो या किसी को इनकार है? सबकी नजरें मिली। पेशीराम, रुस्तम राव गंभीर सा कह उठा। कोई गड़बड़ होएला क्या? गड़बड़ो तो हो वही। बांकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर जा पहुंचा। भारी गड़बड़ी किस पहलावे मारे को तो। हम चलने को तैयार हैं, जगमोहन सख्त स्वर में कह उठा। असल मामला क्या होएला पेशीराम? रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में पूछा। अभी नहीं बता सकता त्रिवेणी, सबके सामने ही बताऊंगा। रुस्तम राव फिर कुछ नहीं बोला। पेशीराम ने पारसनाथ को देखा। क्यों परसू, तू क्या सोच रहा है? अगर मोना चौधरी के पास ले जा रहे हो तो मुझे चलने में कोई ऐतराज नहीं, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। फकीर बाबा ने आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया तो उसी पल सब मध्यम से धुंध में बदल गए और फिर वो धुंध भी गायब हो गई। अब वहां कोई भी नजर नहीं आया। उजड़ा पार्क खाली खाली नजर आ रहा था। नीलू, राधा ने वहां छाई चुप्पी को तोड़ा। मुझे तो लगता है कि मोना चौधरी की कार पंचर हो गई, जो अभी तक नहीं पहुंची।
वरना अब तक तो वो 100 बार आ गई होती। महाजन ने गंभीर निगाहों से राधा को देखा, कहा कुछ नहीं। नगीना बेचैनी भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठी थी। तू कुछ कहता क्यों नहीं नीलू? मोना चौधरी ने यहाँ घर में नहीं आना था, महाजन ने कहा। तो बाहरी देवराज चौहान से मुलाकात करनी है, कहते हुए महाजन के होंठ भींच गए। बाहरी? राधा के होंठों से निकला। तो तुमने उसे बता दिया था कि देवराज चौहान कहाँ है? हाँ, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? बाहर देख, कहीं उनके बीच लड़ाई ना हो रही हो। व्याकुलता से नगीना ने होंठ भींच लिए। महाजन उठा और दूसरे कमरे के बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहां कहाँ जा रहा है? रिवॉल्वर लेने। वो तो तू पहले ले आया था। गोलियां लाना भूल गया था। कहने के साथ ही महाजन उस कमरे में प्रवेश कर गया। बोतल में बची सारी विस्की गले में उड़ेली और बोतल को छिपाकर ड्राइंग रूम में पहुंचकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। गोलियां ले ली नीलू? हाँ, बहुत देर हो गई है। मोना चौधरी आ चुकी होगी। मौका लगे तो देवराज चौहान का निशाना ले लेना। नगीना होंठ पीछे महाजन को देख रही थी। महाजन ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। नगीना उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तू कहाँ जा रही है? यहीं बैठ, देखो तो सही कि बाहर क्या हो रहा है। नगीना ने अपनी व्याकुलता छिपाते हुए कहना चाहा। अभी तेरे या मेरे बाहर देखने का वक्त नहीं है। नीलू सब संभाल लेगा। बाहर से कोई गोली आकर हमें लग गई तो क्या होगा? देवराज चौहान तेरा तो निशाना ले ही लेगा। बैठ जा, राधा ने कहा। नगीना चाहकर भी आगे ना जा सकी और वापस कुर्सी पर बैठ गई। क्यों नीलू, क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, महाजन ने बाहर देखते हुए कहा। देवराज चौहान तो वहां खड़ा होगा। नहीं, मैं देख कर आता हूं, तुम दरवाजा बंद कर लो। कहने के साथ ही महाजन बाहर निकल गया। नगीना उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। तू फिर उठी? राधा ने तुरंत टोका। दरवाजा बंद करने जा रही हूं, नगीना बोली। खुला रहने दे दरवाजा, राधा हाथ हिलाकर कह उठी। मैं क्या डरती हूं देवराज चौहान से? आने दे उसे, तू बैठ जा। नगीना चाहकर भी दरवाजे के पास न जा पाई। महाजन तीसरे मिनट ही वापस लौटा। वो सिर से पांव तक परेशानी से भरा हुआ था। भीतर आने पर उसने दरवाजा भी बंद करने की चेष्टा नहीं की। राधा, बोतल ला। महाजन कुर्सी पर बैठता हुआ भींचे स्वर में कह उठा। बोतल? अंधेरा हो चुका है, अब तो मुझे पीने से मना नहीं कर सकती। बिना कुछ कहे राधा उठी और दूसरे कमरे से बोतल लाकर महाजन को दे दी। महाजन ने बोतल खोली और 2 तगड़े घूंट भरे, फिर बोतल को टेबल पर रख दिया। देवराज चौहान से कोई बात हो गई जो उखड़ा पड़ा है तू? राधा कह उठी। वहां देवराज चौहान नहीं है, महाजन ने गंभीर परेशान स्वर में कहा। पेड़ के पास ही नीचे ढेर सारा खून बिखरा हुआ है। जाने वो खून देवराज चौहान का है या बेबी का? सच नीलू? राधा के होंठों से निकला। हाँ, मैं भीतर ही था तब, जब बाहर कुछ हुआ होगा। मैंने सोचा था कि जब बेबी आएगी तो मालूम हो जाएगा, लेकिन बेबी के बाहर आ जाने का मुझे एहसास नहीं हो पाया। महाजन शब्दों पर जोर देते हुए कह उठा। बेबी को तलाश करना पड़ेगा कि वो कहाँ है, तभी उससे मालूम होगा कि क्या हुआ है। उसी पर नगीना उठ खड़ी हुई। चेहरे पर कठोरता नजर आ रही थी। महाजन और राधा की निगाह उसके चेहरे पर गई। तेरे को क्या हुआ? मैं जा रही हूं। तू बाहर जाएगी अभी? अगर देवराज चौहान बाहर हुआ तो? राधा ने कहना चाहा। खामोश रहो, नगीना ने सख्त स्वर में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राधा और महाजन की उलझन भरी नजरें मिली। बाहर मत जाओ, महाजन ने टोका। देवराज चौहान तुम्हारे लिए छिपा भी हो सकता है। नगीना खुले दरवाजे तक पहुंची कि ठिठक गई। दरवाजे के पास ही बाहर फकीर बाबा खड़ा था, जो शांत निगाहों से नगीना को देख रहा था। कौन हो तुम? नगीना के होंठों से निकला। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे पहचाना नहीं बेटी नगीना? नगीना ने फौरन फकीर बाबा की आवाज को पहचान लिया। आप फकीर बाबा? धीमी सी मुस्कान उभरी फकीर बाबा के चेहरे पर। भीतर चलो नगीना। नगीना तुरंत उल्टे पांव ही वापस हो गई। फकीर बाबा ने भीतर प्रवेश किया। उस पर निगाह पड़ते ही महाजन चौंक कर खड़ा हो गया। तुम पेशीराम? महाजन के होंठों से हक्का बक्का स्वर निकला। राधा ने अजीब सी निगाह से पुराने मैले कपड़ों में फकीर बाबा के बूढ़े शरीर को देखा। क्यों नीलू, कौन है ये? ऐसी क्या बात हो गई जो भिखारी घर के भीतर आकर भीख मांगने की हिम्मत करने लगे? इसकी बातों का बुरा मत मानना पेशीराम। महाजन ने अपने पर काबू पाने की कोशिश की। फकीर बाबा ने मुस्कुराकर राधा को देखा। सदा खुश रहो। राधा के माथे पर बल उभर आए। उसने अजीब सी निगाहों से महाजन को देखा। बाबा, नगीना परेशानी से कह उठी। महाजन कहता है जहां देवराज चौहान खड़ा था वहां खून बिखरा है। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वो कैसे हैं बाबा? सब ठीक है नगीना। देवा कुछ घायल अवश्य हुआ है मिन्नू की गोली से, लेकिन जान का खतरा नहीं है। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं वक्त पर ना पहुंचा होता तो कुछ भी हो सकता था। मुझे उसके पास ले चलो बाबा, या बता दो वो कहाँ है। नगीना तड़प सी उठी। वो घायल है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ।
अवश्य, मैं अभी तुझे देवा के पास ले चलूंगा। महाजन हैरानी से नगीना को देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन ही उलझन थी। नीलू, राधा महाजन के पास आकर उसकी बांह पकड़कर कह उठी, ये क्या कह रही है? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे देवराज चौहान की बीवी हो। देख तो कैसे तड़प रही है। फकीर बाबा के चेहरे पर शान से मुस्कान उभरी। महाजन ने आंखें सिकोड़कर फकीर बाबा को देखा। ये सब क्या है पेशीराम? महाजन कह उठा, ये कौन है? नगीना नाम है इसका। वो तो जानता हूं, लेकिन देवराज चौहान से इसका क्या वास्ता? देवा की पत्नी है। महाजन को लगा जैसे पहाड़ सिर पर आ गिरा हो। क्या? देवराज चौहान की पत्नी? हाँ नील सिंह। फकीर बाबा का स्वर शांत था। ये वास्तव में देवराज चौहान की पत्नी है। 2 पल तो महाजन से कुछ कहते ना बना। देखता रहा वो नगीना को। ये यहाँ क्यों आई? बताओ बेटी, नील सिंह की उलझन को दूर करो। फकीर बाबा ने नगीना से कहा। नील सिंह? नगीना के होंठ हिले। लेकिन इसका नाम तो नीलू महाजन है। 3 जन्म पहले इसका नाम नील सिंह ही था। इसके जन्म बदल रहे हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन श्राप की वजह से मैं तब से ही जिंदा हूं। ओह, नगीना ने बताया कि देवराज चौहान के साथ मुंबई में क्या हुआ और वो दिल्ली क्यों आया। सब कुछ जानकर महाजन गंभीर हो उठा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा नीलू, सब कुछ बताकर मुझे भी समझदार बना दे। तभी नगीना कह उठी, देवराज चौहान नहीं जानते थे कि दिल्ली में मोना चौधरी कहाँ मिलेगी। तुम्हारा पता पा लिया था। ऐसे में मैंने यहाँ आकर ऐसी बातें की कि तुम लोग देवराज चौहान के बारे में मोना चौधरी को खबर करो, वो सामने आ जाए। गलत किया तुमने बहुत। महाजन धीमे स्वर में कह उठा, इस काम में तुम्हें देवराज चौहान की सहायता नहीं करनी चाहिए थी। उनकी कही बात पर चलना मेरा धर्म है। नगीना के होंठों से निकला। देवराज चौहान गलत बात कहेगा तो वो भी तुम मानोगी? हाँ नीलू, मैं भी तो तुम्हारी हर गलत सही बात आंखें बंद करके मान लेती हूँ। राधा कह उठी, तुम शायद नहीं जानती कि जब मोना चौधरी और देवराज चौहान सामने पड़ते हैं तो कैसा झगड़ा खड़ा हो जाता है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि दोनों के बीच झगड़ा हो। महाजन गंभीर था। जाने क्या बात है, जब भी दोनों आमने सामने पड़ते हैं एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। बुरे सितारों का खेल है नील सिंह। 3 जन्मों से बुरे सितारों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं देवा और मिन्नो। वही बुरे सितारे हैं, बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने पड़ने पर मजबूर कर देते हैं। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने हर जन्म में देवा और मिन्नो की दोस्ती कराने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन हर बार मैं हारा। बुरे सितारों की ही जीत हुई। इस जन्म के गर्भ में जाने क्या है, मालूम नहीं क्या होता है। नीलू, राधा ने महाजन की बांह हिलाई। ये फटे पुराने कपड़े वाला है कौन? तुम्हारे कई कपड़े खराब पड़े हैं जो कि नए जैसे लगते हैं। तुम कहो तो इसे दे दूं? महाजन ने तीखी नजरों से राधा को देखा। मैंने कुछ गलत कह दिया नीलू? चुप रहो। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं बोलती ही नहीं। कहने के साथ ही राधा ने होठ बंद कर लिए। महाजन ने फकीर बाबा को देखा। मेरे से क्या काम पड़ गया पेशीराम? महाजन बोला। मिन्नू ने बुलाया है तुम्हें। कहाँ? जहाँ इस वक्त तुम मौजूद है। जगह नहीं बता सकता। महाजन आंखें सिकोड़े फकीर बाबा को देखता रहा। नगीना बेटी, देवा ने तुम्हें भी बुलाया है। मैं तो चलने को तैयार हूँ बाबा, नगीना कह उठी। मुझे भी चलने से कोई एतराज नहीं। महाजन का स्वर गंभीर था। हाय हाय, राधा ने कसकर महाजन की बांह पकड़ ली। मेरे पति को तुम कहाँ ले जा रहे हो? अपनी हालत तो देखो। मुझे तो तुम कोई चोर उचक्के लगते हो, तांत्रिक भी हो सकते हो। जो तुम्हारे कहते ही इन दोनों ने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। मैं नहीं जाने दूंगी अपने नीलू को तुम्हारे साथ। राधा, महाजन कह उठा, ये पेशीराम है। मैं इसे बहुत पुराना जानता हूँ। अब समझ आई बात कि तुम ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हो, तभी बोतलें पीने की बुरी आदत लगी हुई है तुम्हें। ये लोग तो तुमसे मुफ्त में पीते होंगे। राधा तीखे स्वर में कह उठी। चुप रहो राधा। तुम? क्यों चुप रहूं? मैं तुम्हें इन जैसे लोगों के बीच उठने बैठने नहीं दूंगी। इससे अच्छे तो मेरी बस्ती के लोग हैं। महाजन दांत भींचकर राधा को घूरने लगा। ऐसे गंभीर मौके पर भी नगीना के होठों के बीच मध्यम सी मुस्कान तैर गई। ये नादान है नील सिंह, इस पर गुस्सा मत करो। साफ मन है इसका। मुझे ले चलो पेशीराम। नहीं, राधा ने सख्ती से महाजन की बांह पकड़कर दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पेशीराम के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। धर्म की पत्नी है ये इस जन्म में, तुम्हें इसका कहना अवश्य मानना चाहिए। महाजन ने राधा को देखा। मेरे साथ चलोगी राधा? कहाँ? जहां मैं जा रहा हूं। नीलू, राधा का चेहरा खिल उठा। तुम्हारे साथ तो मैं कुएं में भी छलांग लगा सकती हूँ। महाजन ने फकीर बाबा से कहा। चलो पेशीराम। पैदल चलना है या कार में? राधा ने पूछा। पेशीराम ने आंखें बंद की और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया। उसी पल उनके शरीर रुई के गोले जैसी मध्यम सी धुंध में बदले और धुंध सिमट कर जैसे हवा में गुम होती चली गई। फकीर बाबा, महाजन, नगीना,
राधा कोई भी अब वहां नहीं था। सबसे पहले राधा की आंख खुली। बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा था। हवा के वेग की आवाज कानों में पड़ रही थी। सामने ही स्वच्छ पानी की नदी मध्यम गति से बह रही थी। इधर उधर छोटे बड़े पहाड़ी पत्थर बिखरे हुए थे। नदी का पानी इतना साफ था कि पानी के भीतर पड़े पत्थर स्पष्ट चमक रहे थे। बहते पानी की मधुर आवाज कानों से टकरा रही थी। जगह जगह पेड़ लगे हुए थे। हवा से उनके पत्ते खड़खड़ा रहे थे। स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा था। ये सब देखकर राधा सिर से पांव तक प्रसन्नता के सागर में डूब गई। पास ही में महाजन और नगीना बेहोश पड़े थे। राधा हाथ आगे बढ़ाकर महाजन को हिलाती हुई बोली, नीलू देख कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो यहाँ मन लग गया। अब हम यहीं रहेंगे। घर बना ले यहाँ पर। महाजन बेहोशी में था। राधा ने नगीना को हिलाया। उसे भी होश नहीं आया। लगता है मेरे को पहले होश आ गया है, इन्हें भी आ जाएगा। बड़बड़ाते हुए राधा उठी और मौसम का आनंद लेते हुए टहलने लगी। फिर नदी के पास जा पहुंची। वहां पानी से उसने हाथ मुंह धोया और साड़ी के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। कुछ आगे जाकर नदी से हटकर वापस ऊपर आई और उस तरफ जाने लगी जिधर नगीना और महाजन बेहोश पड़े थे, परंतु चंद कदमों के पश्चात ही ठिठक गई। देवराज चौहान और मोना चौधरी को बेहोश पड़े पाया। देवराज चौहान घायल था। पेट का बड़ा जख्म स्पष्ट नजर आ रहा था। ये दोनों यहाँ बेहोश पड़े हैं। राधा बड़बड़ा उठी, तो ये है देवराज चौहान। मैंने इसे ही पेड़ के नीचे देखा था। सारी मुसीबतों की जड़ यही है। इसे खत्म ही कर देती हूँ। बड़बड़ाने के साथ ही राधा ने पास ही पड़ा बड़ा सा पहाड़ी पत्थर दोनों हाथों से उठाया और देवराज चौहान के सिर पर मारने के लिए दोनों हाथों में पकड़े पत्थर को अपने सिर से ऊपर तक ले गई। इससे पहले कि उस बड़े पत्थर से राधा देवराज चौहान का सिर कुचल पाती, वो किसी बुत की तरह जड़ खड़ी रह गई। हिलना चाहकर भी वो हिल ना सकी। सिर्फ आंखों की पुतलियां हिल रही थी। दोनों हाथ सिर से ऊपर थे और उनके बीच बड़ा भारी पत्थर फंसा हुआ था। ये मुझे क्या हो गया? राधा बड़बड़ाई। उसने पुनः हिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाय राम, किसी ने जादू टोना कर दिया है मुझ पर। ये सब उसी भिखारी ने किया होगा। वो तो मुझे शक्ल से ही चालाक लगता था। जादू टोने से ही उसने घर से हमें गायब किया और यहाँ ले आया। मुझे तो जादू टोना भी नहीं आता कि उससे निपट सकूं। तांत्रिक गोणा ही इस भिखारी बदमाश से निपट सकता था, लेकिन गोणा तो मर चुका है। कहाँ फंस गई मैं? अब यही खूबसूरत माहौल राधा को सबसे बुरा लगने लगा। मोना चौधरी! राधा ने सामने ही बेहोश पड़ी मोना चौधरी को पुकारा, लेकिन बेहोश मोना चौधरी के कानों तक राधा की आवाज कहां पहुंची। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 17वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।